करिया बालम आनी पधारो मारे दे। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। रही मन कठिन चिंता नते, चिंता को चित चेत, चिता दहते निर्जीव को, चिंता जीव समेत। चिंताएं जो कभी खत्म नहीं होती। चिंता मानव मन की एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन तभी तक जब तक ये सकारात्मक रहे, सक्रियता को जन्म दे, चिंतन को जन्म दे। जब चिंता नकारात्मक रूप ले लेती है तो मन में भय और आशंका उत्पन्न कर देती है। फिर ये अंदर ही अंदर आदमी इससे घुटने लगता है और चिंता एक बोझ बन जाती है। शायद इसीलिए चिंता को चिता समान बताया गया है। तो चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए, जुट जाइए सत्कर्म से, सत्कर्म में। इससे आपकी चिंता दूर होगी और मानव जाति का होगा कल्याण। और जीजी भाई के साथ आप बोलेंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आज है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। और आने तो थे जानो ही छो माँ को भाइयों अजहर। तो जीजी आज तो विचारों की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है। देखिए विचार ही हैं जो इंसान को बड़ा बना देते हैं। वो कहीं एक सुना था मैंने, कहीं एक खूबसूरत विचार पढ़ा था मैंने, कहीं खुद को गढ़ा था मैंने कि जब पथरीली ज़मीन कैसी भी कितनी भी कठिन डगर क्यों ना हो, अगर आपके पास जूते अच्छे होंगे तो आप कठिनाई भरे रास्ते को भी आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर किंतु वही कंकर एक छोटा सा आपके जूते में हो तो शायद एक कदम चल पाना भी मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह विचार की भी कहानी है दोस्तों। विचार जो अगर पॉजिटिव यानी सकारात्मक होगा तो आपको मुश्किल से मुश्किल राह भी बड़ी आसानी से पार करा देगा। लेकिन अगर ज़रा भी नकारात्मक हुआ तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब बस रखना इन्हीं बातों का ध्यान और जीजी भाया के साथ कहते रहिएगा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और जीजी हाँ, आज एक ऐसे ही विचारों के सौदागर हमारे साथ हैं। बिल्कुल। देखो ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ 5 कॉन्टिनेंट्स में अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीधे लोगों से जुड़कर उन्हें उनके विचारों के प्रति कितना सचेत रहना है, ये अवेयरनेस वो लगातार फैला रहे हैं। तो उनसे करें मुलाकात, लेकिन उससे पहले उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ झलकियां हैं वो देख लें पहले। तो आइए नज़र डालते हैं, फिर करते हैं मुलाकात उनसे। तस्वीर जो 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी हो जाती है, देख सकते हैं आप। वो भाई कहते हैं ना कि हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी होती है। ऐसी ही होती है प्रेरणा, आत्म प्रेरणा। तो कहीं ढूंढा तो बिकत आई। तो आज अपना पावना पधारिया छे और ऐसे ही आज के हमारे खास मेहमान जो न सिर्फ खुद प्रेरित रहते हैं बल्कि उसी प्रेरणा को दुनिया में लुटाते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, अंतर्राष्ट्रीय काउंसलर
हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत जी। नितिन सर, स्टूडियो में आपका बेहद बहुत स्वागत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 और मोटिवेटर और काउंसलर से ही बात कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बड़ी बात है। नितिन सर, कहा यह जाता है कि वो कहते हैं ना कि अगर एक नेक विचार पर चला जाए जी, तो मछुआरे का बेटा भी अब्दुल कलाम हो जाता है। वाह, अगर एक नेक विचार को आत्मसात किया जाए तो नरेंद्र दत्त का नाम भी स्वामी विवेकानंद नाम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जीवन है, जब एक नेक विचार पे आप चल पड़ते हैं तो अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हुए आप कब महान हो जाते हैं आपको भी पता नहीं होता। तो सर, आपसे यही जानना चाहेंगे। आज तो प्रेरणा का खजाना हमारे पास है, जो युवा साथी हमें आज देख रहे हैं, बल्कि युवा ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोग जो बिल्कुल हमें देख बिल्कुल रहे हैं, हर वर्ग के जिन्हें लोग। कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन जो है जिंदगी से थोड़ी सी धूमिल हो गई है ना, उनकी ज़िंदगी में वो मोटिवेशन वापस वो धारा हम बहाने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये जानते हैं, विचार क्या है? विचार को परिभाषित अगर आप करना चाहें, क्योंकि ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, तो मैं सबसे पहले विचार की परिभाषा आपसे जानना चाहूँगा। यदि हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले रेने डेकार्टे ने एक बात कही थी जिससे विचार की ताकत को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, और जो मैं सोचता हूँ वो ही मैं हूँ। वाह। और अगर उससे बहुत अधिक पुरातन काल में चले जाएं तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसने तो इसका एपिटोम छू लिया था जब आपने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। आहा। पर वो जो अहम है वो अहम नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वाह। एक बहुत प्यारा शेर है कि अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा रखा है। वाह वाह वाह, क्या अगर कहना उस है। खूबसूरत। अहम को हम हटा दें तो उस अहम को हटाने के बाद जो आपके भीतर विचार की शुद्धता बचती है वही परम तत्व है। तो अगर हम विचार की बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 99% ऑफ आवर थॉट पावर इज वेस्टेड। अगर हम अपने विचारों की शक्ति का संवर्धन करना सीख लें तो हम में इतनी ऊर्जा और इतनी क्षमता है कि हम खुद को सरप्राइज कर सकते हैं। वाह। और हम सब करते भी हैं। कैसे कोई अजहर अचानक इतना प्यारा, जो कार्यक्रम शुरू होने से जस्ट पहले आपने अपना रैप सुनाया मुझे, कैसे कोई अजहर इतना प्यारा रैप लिख सकते हैं? कैसे कोई आपकी तरह इतना धारा प्रवाह बोल सकता है? शायद आपके परिवार को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आप में प्रतिभाएं हैं, बिकॉज हम बीज हैं। जैसे एक बीज को देखकर ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा पेड़ बनेगा। आप बरगद के पेड़ का बीज भी रख दीजिए और इमली के पेड़ का बीज भी रख दीजिए, नहीं बता पाएंगे। वैसे ही हम अनंत संभावनाओं वाले बीज हैं। वाह। उस अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने विचार की शक्ति को किस कदर एनरिच कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते जी। हैं। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है, हमें यही नहीं सिखाया जाता। हाँ, बहुत कोई बहुत ऐसी किताब नहीं है, अब मतलब एजुकेशन के बेसिक स्तर पे, जो आपको सोचना सिखाती हो। हाँ। और ये बहुत गहरी आपके बात है। जन्म के साथ ही जो एकमात्र चीज शुरू हो जाती है वो आपका विचार आरंभ हो सोचना, जाता है। क्या बिल्कुल। बात है। बिल्कुल। और अगर आपके विचारों ने गलती से नेगेटिव दिशा पकड़ ली हाँ, तो वो आपके ही व्यक्तित्व को खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और आपके ही विचारों ने यदि पॉजिटिव दिशा पकड़ ली तो आप, वो एक बात है ना, वो एक बहुत प्यारा खूबसूरत वाक्य है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कमाल वाह, करते हैं, वाह, बिल्कुल। वाह। वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो कुछ नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन में कुछ नहीं करते। जो यहाँ से अपने मस्तिष्क को शांत करना सीख जाते हैं ना, वो कमाल करते हैं। क्या बात विचार है। विचार शुद्ध होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तभी नवाचार होते हैं जी 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 दुनिया जी में। जी। वो बीज की बात हुई ना, तो मुझे एक शेर याद आ गया इरशाद। कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो। वाह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके ही तो गुले गुलजार क्या हो बात रहा है। तो आज तो ऐसा लगता है कि जैसे गुलजार ये पूरा समा हो चुका है। हाँ। और आपको तो बस हम सुनते ही चले जाएंगे, लेकिन जीजी के मन में कोई तो सवाल आ रहा है, ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, वो अहम का वहम जो बोला आपने, जी। बहुत ही खूबसूरत बात की। अगर वाकई ये वहम हट जाए तो बहुत सारे रिश्तों में संतुलन अपने आप आ जाएगा एकदम। और लाइफ सबकी बहुत स्मूथ चलेगी। लेकिन क्या कारण है कि आज की भागम भाग वाली ये जो जिंदगी हो गई है, हर आदमी को जल्दी है,
हर आदमी बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है और उसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। कैसे लाइफ में संतुलित करे अपने आप को और लाइफ में संतुलन बनाए? आपके प्रश्न को मैं 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। पहला है तनाव और दूसरा है रिश्ते। हाँ। मेरी खुद की लिखी हुई 2 पंक्तियां हैं कि कैसे हैं ये मन के रिश्ते, जब सुख देते सबसे ज्यादा, जब दुख देते सबसे ज्यादा। उफ, वाह। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो हमको दुख देते हैं वो हमारे अपने रिश्ते देते हैं, जो अपने सबसे नजदीकी हैं जी। और इसका एक ही कारण है। अगर आप देखें तो अचानक हमारा पूरा का पूरा जो समाज है वो अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक होने लगा। जी। हम सब अधिकारों की बात करने लगे, हम ड्यूटीज भूल गए, कर्तव्य भूल जाते हैं। बिल्कुल। यदि हर कोई केवल और केवल अपनी ड्यूटीज को फॉलो करे, सिर्फ अपनी ड्यूटी को फॉलो करे, तो किसी को भी अपने अधिकारों की जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेना सब कुछ चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। हाँ। जो रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या है वो है नियंत्रण। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आज पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि डीडी की रीच मुझे पता है कहां कहां तक, गांव गांव तक है और हर धाणी तक ये बात पहुंचेगी। हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं को भी, अपने साथ के रिश्तों को भी और जिंदगी को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मैं एक अंग्रेजी में वाक्य अक्सर बोलता हूं, जिंदगी को नियंत्रित मत कीजिए, जिंदगी को ओन कीजिए, उसका स्वामित्व लेकर आइए। जैसे माँ बच्चे को ओन करती है, तो जब वो रोता है तो वो उसके रोने को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, वो उसे ओन कर रही है, इसलिए उसका समाधान निकालती है। हम जिंदगी को भी, रिश्तों को भी और परिस्थितियों को भी, इन सबको नियंत्रित करने की होड़ में लग जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और जिस भी चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी ओरिजिनलिटी को मार डालेंगे जी। उसमें से प्रेम और अपनत्व समाप्त कर देंगे। रिश्तों का भी यही हाल होना शुरू होता है। जब तक आप रिश्तों को ओन करते हैं, आपके लिए सामने वाले की मुस्कुराहट मायने रखती है। जब आप रिश्तों को नियंत्रित करने लगते हैं तो आपके लिए वो कैसे मुस्कुराएगा ये मायने रखता है, क्यों मुस्कुराएगा ये मायने रखता है। मैं तू मुस्कुराए तो भी मेरी ही वजह से मुस्कुराना चाहिए तुझको। और जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हम अपने रिश्तों में भी कब्र खोदने लगते हैं, हम अपने जीवन के आनंद को भी समाप्त करने लगते हैं। एक ताओइज्म का बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, वो कहते हैं फ्लो करो लाइफ के साथ। आप जब भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी हो या रिश्ते हो, वो सब और ज्यादा दबाव आप पर डालने लगते हैं। बिल्कुल, वो खिंचाव भी आता है, गांठ बनती है, उनमें पड़ जाती है। सर, एक बात कही जाती है कि हस्ती कितनी है खास मेरी, विचारों की बात हो तो मैं भी कह दूं एक विचार, बिल्कुल, कि हस्ती कितनी है खास मेरी, सिर्फ समंदर ही जानता है प्यास क्या मेरी। तो जब वो प्यास आप, क्योंकि आप प्यासे तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी महान शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो एक लफ्ज़ उभर के आता है, फोकस। वो कहते हैं कि एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, लेकिन ये तो हमें समझना होगा कि वो 2 ही वक्त के लिए थोड़ी आप बने हैं, आपका वक्त तो शायद उससे कहीं ज़्यादा है। तो बंद पड़ी घड़ी को थोड़ा सा ऊर्जा के साथ चलाते रहें। फिलहाल सर मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत हैं। उनके साथ बातचीत लगातार चल रही है और ये मुलाकात बड़ी ख़ास है, लेकिन इस खास मुलाकात के साथ आज भी कुछ खास बातें हैं। तो सर हम चाहेंगे हमारा जो सेगमेंट है आज की खास बात, आज के उस दिन पर से भी जुड़ा थोड़ी सी जो नज़र हम इतिहास डाल है। लें, फिर बातचीत आपसे जारी रखें। आइए जी देखें। चलो। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना हुई थी। यह दिन वायुसेना के शौर्य, सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें भव्य एयर शो और परेड भी शामिल होते हैं। तो देखिए, सबको बेहद बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्थापना का प्रतीक 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया, की स्थापना की याद दिलाता है। और ये हवाई जाबाज, जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, राष्ट्र की सेवा का सम्मान उसका प्रतीक है। ये दिन भारतीय वायुसेना के सभी कर्मियों की बहादुरी,
समर्पण और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देता है। जय हिंद। जय हिंद। तो 8 अक्टूबर से जुड़ा इतिहास। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 का आधिकारिक विषय भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जिसका अर्थ है भारतीय वायुसेना सक्षम, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर। और ये तो हमने हाल ही में देखा भी था। बिल्कुल देखा था। भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी शक्ति को मजबूत करने और संचालन और तकनीकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था, जो भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। बिल्कुल, हमारे इस मंच के माध्यम से हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित आज ही के दिन किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया, चाहे बात गोदान की हो, चाहे बात ईदगाह की हो। हाँ। साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले प्रेमचंद का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जो हिंदी के विकास की यात्रा को संपूर्णता प्रदान करती है। 8 अक्टूबर की तारीख इतिहास में धनपत राय श्रीवास्तव की पुण्यतिथि के तौर पर दर्ज है। तो आज इन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे इस मंच के माध्यम से। और प्रेमचंद अपने आप में मुझे लगता है क्या परिचय दिया जाए उस शख्स का। और हम देख पा रहे हैं इनके जो उपन्यास है, इनकी जो कहानियां, इनके जो लिखे साहित्य हैं, एक से बढ़कर एक। गोदान, जिसपे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी हैं जिससे प्रेरित होकर। तो अपने आप में हामिद का वो चिमटा हमें याद आ जाता है, ईदगाह की वो कहानी हमें याद आ जाती है, जहाँ एक और विचार हमें याद आ जाता है, समर्पण की जिंदगी जीने नाम सिर्फ उसका नहीं है। वो कहते हैं ना कि जीते तो हैं सभी अपनी जिंदगी, अपना अपना कर्म निभाए, पर सार्थक जीवन तो वो है जो काम दूसरों के आए। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो अपने उन्हीं विचारों के माध्यम से दूसरों की जिंदगी को रोशन करने का काम करते हैं, या यूं कहें उनके विचारों को संवर्धित करने का काम करते हैं, फोकस करने का काम करते हैं और उन्हें उनकी ज़िंदगी के लक्ष्य से रूबरू कराते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत का। थैंक यू। नितिन सर, पिछले 2 दशक की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक बूम आया, लोगों ने समझना शुरू किया। हालांकि ये वो दौर था जब हम भी थोड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी कमी नज़र आती है। अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर इसमें वो सेतु, वो ब्रिज कैसे बने, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम 10 तारीख को इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे मनाने जा रहे हैं, 10 अक्टूबर को। और इस बार का जो मेंटल हेल्थ डे है उसका जो थीम है वही है एक्शन टू सर्विसेज, कि लोगों को मेंटल हेल्थ की सर्विसेज कहाँ कैसे प्रोवाइड कराए जाएं, और जो आप सेतु की बात कर रहे हैं जी, वो सेतु कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक स्टिग्मा है, जो हमने एक भय का माहौल बना रखा है कि कोई ये कहने को ही तैयार नहीं होता है, आप ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि आपकी आँख में तकलीफ है, आपके कान में तकलीफ है, पर आपको मानसिक समस्या है ये मानने को हम लोग तैयार नहीं होते हैं। और अगर आप ये बुलंद आवाज़ कहना भी चाहें कि मुझे कोई मानसिक समस्या है, तो 10 में से 8 जो सामान्य हिंदुस्तानी परिवार है वो उसको ढोंग कहकर, नौटंकी कहकर, कमजोरी कहकर नजरअंदाज कर और साफ शब्दों में कहें तो पागल है क्या? पागल है। हाँ, कह देते हैं, बिल्कुल आसानी से कह देते हैं। जहाँ तक ये मानिए कि हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं थेरेपी में हूँ, पर जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं वो हमें खास कॉशन देते हैं कि मेरा जिक्र गलती से भी मत कर देना, गोपनीय रखना मेरी एकदम पहचान है। एकदम पहचान गोपनीय रखना, क्योंकि आज भी एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी हम एक काम करेंगे, 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा तो वो है जहां मेंटल हेल्थ
चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आपको मजबूर कर देती है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, जिन्हें हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कहते हैं। वहां तो फिर भी लोगों को कभी मदद मिल जाती है। आप अगर गांव में जाएंगे और बहुत सारे लोगों को कहेंगे, जिन्हें लोग कहेंगे इन पे भूत आ गया, माता आ गई, कोई जिन्न आ गया, एक्चुअल में बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बेचारे किसी न किसी मानसिक रोग के शिकार हों और उनको केवल और केवल इलाज की जरूरत हो। पर चलिए, शहर के अंदर हमको कम से कम ये होगा कि जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में आ गए हैं, शायद उन तक मदद पहुंच जाती है। एक दूसरी कैटेगरी है लोगों की जिनको मेंटल हेल्थ परेशान तो करती है, पर वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में नहीं आते हैं। मान लीजिए किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जैसे आप सरप्राइज रह जाएंगे, 10 में से कम 4 स्टूडेंट पूरी जिंदगी एग्जाम फोबिया के साथ जिंदगी जीते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम आने से जस्ट पहले उनके पेट में दर्द होना, उन्हें नींद ना आना, या फिर एग्जाम में, मैं ऐसे कितने लोगों के साथ मैंने काम किया है जो आईएएस तक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज मेरा सौभाग्य है कि 50 से ज़्यादा आईएएस, आरएएस, आरजेएस मैंने मेंटोर किए हैं। तो वो एग्जाम से जस्ट पहले उनका जो ऑप्टिमम होता है वो दे ही नहीं पाते, पर उनको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है। इसे हम मेंटल वेलबीइंग डिसऑर्डर बोलते हैं। आपकी प्रसन्न रहने की, अपने आप को ऑप्टिमाइज करने की जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और आप ये देखिए, ये ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूँ, तमाम उम्र आप अपने पैर में पत्थर बांध के चलेंगे। क्या आप देखिए कि जिंदगी भर हम में से कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी पैर का पत्थर खोल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पैर में पत्थर बंधा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसका दोष अपने टैलेंट पे देते रहते हैं, जबकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर उनको कोई सिखाता नहीं कि एंजाइटी भी एक तरह की समस्या है, मेंटल वेलबींग समस्या है, स्ट्रेस एक मेंटल वेलबींग समस्या है। और वो धीरे धीरे अपने पर्सनल मैनेजमेंट को लगातार बिगाड़ते चले जाते हैं। ये ऐसा ही है कि किसी को गणित नहीं आता तो 2 तरह के लोग होंगे। पहले वो जो स्वीकार लेंगे मुझे गणित नहीं आता, और दूसरे जिन्हें हम साइकोलॉजी में एस्केपिस्ट्स कहते हैं, वो कहेगा मुझे गणित पसंद ही नहीं है, बहुत ही बकवास सब्जेक्ट होता है। अपनी बात को बिल्कुल रखने के लिए तो आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। आपको सरप्राइजिंग होगा शायद आपके लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा, मौत के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा भय है, वो है स्टेज फ्राइट। स्टेज पर आकर अपनी बात को कहना। हाँ, मेरे कई एंकर मित्र हैं, वो कहते हैं मुझसे, मुझे वो कॉल आता है ठीक शो से पहले कि अजहर भाई बहुत सारे लोग हैं, क्या करना है। अरे मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ जो मुझे लगता है, और सर भी शायद उस पर मोहर लगाएंगे, कि एक आप हैं जो स्वयं की शंकाओं से विनीत हैं, एक आप हैं जो स्वयं की शंकाओं से विनीत हैं, और एक दुनिया है, एक जमाना है जो आपकी क्षमताओं से भयभीत है। तो फिर क्यों घबराना, आप जाइए, बिल्कुल खुलकर अपने विचार पेश कीजिए। यही तो है सर, गलत कह रहा हूँ। एकदम सही, एकदम नहीं, लेकिन आज के टाइम में हम देखें, किसी की भी बात करें, बड़ों की बात करें या बच्चों की बात करें, पेशेंस नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी सब कुछ कर ले रहे हैं, क्यों ऐसा होने लगा है कि हम सोचने की बजाय हर चीज की चिंता करने लगे हैं, और फेलियर के लिए तैयार नहीं लगे हैं अपना। हाँ, फेलियर से जो फोबिया होता है, मतलब उसके लिए अब तैयार ही नहीं है। हाँ। मतलब तो आप प्रकाश डालना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, जब भी जीवन की गति को हम बढ़ा देंगे और जितना जितना जिंदगी में कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना विचार जो है, विचार की जगह आवेग आने लगेंगे। तो हमारी समस्या यह है कि हम 2 मिनट नूडल के जमाने में आ गए, फास्ट फूड। तो आज अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज, एक बहुत प्यारा एक व्यक्ति ने एक विचार बोला, उन्होंने कहा 10 मिनट में सब कुछ घर पे है। उसने कहा 10 मिनट में क्यों चाहिए? कभी आपने सोचा कि 10 मिनट में ही क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? खाना 2 मिनट में क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बिल्कुल, हम ऋतु के आने का इंतजार ही नहीं कर रहे। वही यहाँ पेरेंटिंग और जो पूरा कल्चर है, उसकी वजह से पेशेंस का हास हुआ है। अगर आप अपना बचपन याद करें तो
अगर आप थोड़े सौभाग्यशाली रहे हुए और अगर आप 2000 से पहले आपका जन्म हुआ है तो बहुत संभावना होगी कि आपको आपकी इच्छाएं पूरी करके नहीं दी जाती होंगी, आपको इच्छाओं के लिए इंतजार कराया जाता होगा। दो चीजों में अंतर बचपन से सिखा दिया जाता था, वांट एंड नीड। ये अंतर समाप्त हो गया है। आज वांट नीड है, और जब वांट नीड बन जाती है तो पेशेंस समाप्त हो जाती है। आईफोन वांट हो सकता है, नीड नहीं है। हाँ। बिल्कुल समझना होगा हमें, बिल्कुल। आपके लिए बहुत महंगे कपड़ा खरीदना वांट हो सकता है, नीड नहीं है। बहुत महंगा हॉलिडे, जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो हॉलिडे नाना मामा चाचा का घर होता था जिसमें पैसा खर्च नहीं होता था। आज हॉलिडे इंटरनेशनल होता है क्योंकि आपको इसकी इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी होती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो आप बताइए, जब हम इस तरह के माहौल में भौतिकवाद आ गए हैं तो इसमें तो सब कुछ इंस्टेंट की बात हो रही है, तो पेशेंस की ट्रेनिंग कहाँ है? बिल्कुल। इसी वजह से बुक पढ़ना छूट गया। आप टीवी के साथ जुड़ गए, और आप देखिएगा टीवी भी छूट गया, अब आप मोबाइल पे जुड़ गए, क्योंकि टीवी के लिए भी एक जगह जाना पड़ता है, उसे ऑन करना पड़ता है, उतनी देर का तो पेशेंस रखना पड़ता है। मोबाइल जेब में रहता है, खटक से निकालते हैं, वो 2 मिनट की जगह 2 सेकंड पे आ गया। आप इंस्टेंट मैसेजिंग पे आ गए। पहले एक जमाना था जब किसी से बात करने के लिए आप चिट्ठी डालते थे, तो पेशेंस रखनी पड़ती थी, 7 दिन कम से कम चिट्ठी पहुंचने में लगते थे। फिर सामने वाले का मूड होता था, जब मर्जी तब उत्तर देगा आपको। बिल्कुल सही है। तब तक पेशेंस रखनी पड़ती थी। अब आप मुझे बताइए, पेशेंस के लिए हमने ट्रेनिंग का मॉड्यूल कौन सा रखा है? तब उस इंतजार में भी एक मजा होता था, अब इंतजार आएगा, में मजा क्या था। लिखेंगे, वो सारी चीजें थी। बिल्कुल। तो हम पेरेंटिंग के सेशंस जब चलाते हैं, और आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग के सेशंस तो हमने अब समाज सेवा की तरह करना आरंभ अनिवार्य दिया कर है। देना चाहिए। सही कह रहे हैं बिल्कुल सर आप। तो जैसे मेरा सौभाग्य है कि मैं 19 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ऑल ओवर वर्ल्ड जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे स्कूल्स को मेंटर भी हम लोग करते हैं। एक ही बात कहते हैं पेरेंट्स को कि याद रखिएगा, ये सब कुछ ट्रेनिंग है। आप जो ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग के अच्छे वाले पार्ट का आपका बच्चा कितना ग्रहण करे, ये कोई गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। पर बुरी वाली ट्रेनिंग जो है ना, वो 100% गेन करेगा, बल्कि 2.0 वर्जन बनेगा। बिल्कुल। यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो आपने अपने बच्चे में क्रोध का बीज डाल दिया। यदि आप इम्पेशेंट हैं तो आपने अपने बच्चे में इम्पेशेंस का बीज डाल दिया। यदि आपका सेल्फ मैनेजमेंट गड़बड़ है तो आपने अपने बच्चे को भी वही सिखा दिया। हाँ, इसका उल्टा करने में गारंटी 60-40 की है। वही मैं भी 60% पूछना चाह बच्चा रही थी। हाँ। सीख सकता है और 40% हो सकता है कि वो ना सीखे। पर कम से कम अगर आपने बीज डाला है, तो मैं एक बात कहता हूँ, राजस्थान में इतने समय रहने के बाद, कि जो कोई भी सीख है वो बाजरे के बीज की तरह होती है। वाह। एक किसान ने मुझे बड़ी गजब की बात बताई थी कि बाजरा एकमात्र ऐसी फसल है जो 6 महीने बाद भी अगर एक बूंद बारिश पड़ जाए तो भी उग जाता है। वाह। इसी तरह अच्छी सीख अगर आपने अपने बच्चे को दी है, तो हो सकता है आज वो उस अच्छी सीख पे ना हो, पर वक्त आने पर वो सीख बाजरे के बीज की तरह फट पड़ेगी। पर याद रखिएगा, बुरी सीख के साथ भी यही वाली बात लागू होती है। पर इसका देखिए प्लस ये भी हो सकता है कि आज मैं चाहे कैसे भी हूँ, लेकिन अगर मेरा बेबी हुआ और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ना बने, उसको मैं कुछ अच्छे संस्कार आए, उसके साथ साथ मैं खुद को भी बदल सकती हूँ। एकदम, आपने बहुत ही प्यारी बात कही। हाँ। मतलब इफ यू अलाउ मी, मैं इस बात को, ये बिल्कुल मैं पेरेंटिंग के साथ यही चीज जोड़ता हूँ। हाँ। अगर आप एक कारण जानना चाहते हैं कि आपको पेरेंट क्यों बनना चाहिए, तो अपने व्यक्तित्व को सुधारने का प्रकृति सबसे अच्छा कारण अगर आपको देती है तो पेरेंट बनना देती है। बिल्कुल 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 भाई। विरासत में अपने बच्चों को हम क्या दे सकते हैं। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है ना, ये जो मंच है दूरदर्शन का, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, तो सर जो मनोरंजन वाला फैक्टर है, जो कहा जाता है कि वो भी तो जिंदगी में होना चाहिए, और मेंटल हेल्थ के आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहवे है कि भी कहता है तो गीत संगीत भी जरूरी है। जी। गीत संगीत से भी हम मेंटल हेल्थ को अपना
इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। एकदम। तो भाया आजकल कहीं चाल रही हो छा अपने जयपुर में लोकरंग। लोकरंग चाल रही हो छे जवाहर कला केंद्र में, और अलग अलग स्टेट्स के पूरे हिंदुस्तान के रंग अपने बिल्कुल वहाँ लोक नृत्यों के माध्यम से लेकर आए हैं, बिखेरे उन्होंने हमारी गुलाबी नगरी जयपुर में। तो आइए उसकी सुगंध लेते हैं, उसकी महक से हम क्यों वंचित हों? जायका लेते हैं। देखते हैं एक झलक। आइए सर, आप भी देखें प्लीज। लोकरंग 2025। दीजिए एक एक नृत्य के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते भी चलें। हाँ बिल्कुल, ये चरी नृत्य है, ये आसामी, राजस्थान का बिल्कुल है, ये अपना असम का ये बिहू। आसाम का बिहू जो बिहू नृत्य होता है। बिल्कुल बिहू नृत्य है ये। बिहू। खुशी के उस पे ये उत्तराखंड आ गया हमारा। बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत। की इससे अच्छी तस्वीर कोई हो ही नहीं सकती। ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। एक हिमाचली टोपी में डॉक्टर नितिन भी हमें नजर आए थे। हाँ। ये हमारा कश्मीरी डांस आ गया। घूमरो घूमरो श्याम रंग घूमरो। और मुझे लगता है अब राजस्थान हाँ, की शान, हाँ, हाँ, पद्मश्री, गुलाबो जी, गुलाबो। पद्मश्री गुलाबो आ चुकी हैं आपके सामने। हाँ। और अरर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 
दुनिया के सामने हमें, तब अगर हम अपने किरदार को जिंदा रखें तो फिर महान हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कालबेलिया नृत्य की ये और अपनी प्रस्तुति। बेटियों के साथ जिस तरह से नृत्य करती हैं, वाकई हाँ। कमाल। शान है हमारे राजस्थान की, शान है हिंदुस्तान की। और गुलाबी नगरी और गुलाबो जी। और गुलाबो जी। तो लोक रंग 2025, जिसके रंग कल इसकी रंगीली शुरुआत हो राजस्थान गई, में बिल्कुल। और उसी गुलाबी आबो हवा में यानी गुलाबी नगरी में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, बातचीत का सिलसिला जारी है मोटिवेशनल स्पीकर, अंतर्राष्ट्रीय काउंसलर श्री नितिन सारस्वत जी से, डॉक्टर नितिन सारस्वत जी से। तो मैं अब सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल में हमने एशिया कप देखा, क्या कमाल का प्रदर्शन इंडियन टीम ने किया, अभिजीत रहकर वो ट्रॉफी उठाई। वहाँ सर मैं रिंकू सिंह की बात आपसे करना चाहूँगा। वो क्यों करना चाहूँगा जी, रिंकू सिंह से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या देखते हैं, क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे ऐसा ख्याल आता है कि मैं इंडियन टीम के लिए विनिंग शॉट खेलूं। क्या बात है। एंटायर पूरे जो 5-6 मैचेस इंडियन टीम के हुए, एक भी मैच में मौका नहीं मिला। उस व्यक्ति ने सिर्फ फाइनल में वो एक आखिरी गेंद खेली और उस पर चौका मारकर एशिया कप जिता दिया। वहाँ सर मुझे लगता है कि मेरे जो रोंगटे हैं वो बिल्कुल खड़े हो गए कि बॉस, ये होता है जो इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन करना, अपने आप को जो आकर्षण का सिद्धांत कहता है। तो सर क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्ट करने जैसी बड़ी बात को अगर हम छोड़ दें और उससे एक कदम नीचे आ जाए, तो वो ये है कि मैं अपने आप में, अपने भीतर की जो मेरी आवाज़ है, वो कितना विश्वास लिए है मेरे अंदर। क्योंकि वरना तो क्या है, हो सकता है दुनिया के सामने तो एक हमारे जोधपुर के बड़े अजीज़ शायर हैं निज़ाम साहब, उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है कि तू अकेला और ये कमरा बंद, अब तो ये चेहरा उतार के रख दे। क्या तो कहने। जब वो चेहरा उतारा हमने, तो रिंकू सिंह है। हम सबके भीतर जो रिंकू सिंह है, वो अपने बारे में कितनी मजबूत आवाज से बात करता है। वाह। जब तक वो आवाज, वो विचार जो मैं अपने साथ हूं, जब हम अपने साथ वक्त गुजारना, आपके भीतर की आवाज कितनी मधुर है, कितनी मजबूत है, कितनी सकारात्मक है, इसे पता करने का 15 मिनट का एक बड़ा सिंपल सा आप काम करके देखिए। 15 मिनट बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना साथी, बिना सोए एकदम शांत बैठिए और तब देखिए
मस्तिष्क में हंगामा मच रहा है या संगीत। जी, वाह, अगर आपके मस्तिष्क में उस समय संगीत बज रहा है तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जी, अदरवाइज आप केवल अपने ही शब्दों से अपना ही मूर्ख बना पाएंगे। यदि मेरे भीतर तो एक आवाज है जो लगातार मुझे बता रही है कि मैं सक्षम नहीं हूं, जो मेरे अंदर डाउट्स पैदा कर रही है, जब तक मैं उस आवाज का इलाज नहीं करता तब तक बाहर जो भी मैं कर रहा हूं वो प्रोबेबिलिटी का खेल होगा। कभी वो गलती से आवाज बंद हो जाएगी और मेरे अंदर का जो भ्रम तत्व है वो जाग जाएगा और जो मैं सोच रहा हूं वही नियति मेरे सामने लाके रख देगी, और वरना मेरी वो आवाज जीतती रहेगी और मैं हारता रहूंगा। यानी विचार ब्रह्म भी हो सकता है और भ्रम भी हो भ्रम सकता भी हो है। सकता एकदम। है। क्या हाँ, बात बिल्कुल। कही है सर आपने, वाह कमाल है ये तो। हाँ। मतलब अपने आप में ऐसा है कि वो विचार के लिए कहा जाता है ना कि विचार को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए, आप विचार पर हावी हो जाइए, और वो तभी हो सकता है। फिर आप जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप स्किल्स भी बढ़ाते हैं, अपने कौशल को भी विकसित करते हैं, और फिर एक व्यक्तित्व बनने का, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का जो सफर है उसे तय करते हैं। तो कमाल है। और रिंकू सिंह भी अगर देख रहे होंगे तो बड़ा खुश हो रहे होंगे और हम बड़े खुश हैं कि आपने तभी तो हमें कहते हैं ना, अच्छा ईशा कप सोचना जिताया। चाहिए, जी। विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि विचार भी जो है वो उपचार की तरह काम करते वाह। हैं। इसलिए हमेशा थिंक पॉजिटिव। और ये कल्याण की बहुत ही राह प्यारी कल्याणी आपने दिखाती है। बात कही कि विचार उपचार की तरह काम करते हैं। मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ 100 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है, और मैं अपने सभी साथियों से जो सुनने वाले हैं उनको ये कहना चाहूँगा, यदि आप ईश्वर ना करे पर जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए, तो अब ये हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमने 100 से अधिक ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। हमने उनको काउंसलिंग के माध्यम से पॉजिटिव करना शुरू किया, और जो कीमो के बैड इफेक्ट्स थे वो हम 70 to 90% तक कम करवा पाने में कामयाब हो गए। वाह 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 वाह, पेन मैनेजमेंट पे लगातार हम लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। वाकई विचार उपचार है। जी, वास्तव में विचार उपचार है। वाह। तो भैया यहीं थोड़ी बोली। आपका आपके जो दवा आप खा रहे हैं, हाँ। मेरे फादर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो बचपन में आपको लगता है आप सब कुछ जानते हो, जब आप कुछ नहीं जानते तो आपको लगता है आप सबसे बड़े ज्ञानी हो। तो हमें भी ऐसे ही लगता था। तो वो कुछ ऐसे बुदबुदा के दवाई देते थे। तो मैं उनसे कहता था ये क्या पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा आपका, ये मंत्र वंत्र पढ़ के क्या करते हो? तो वो हंस देते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस मंत्र का कोई मतलब नहीं है। उस मंत्र का मतलब है आप जब वो डॉक्टर दवा दे रहा है वो अंदर से कितना पॉजिटिव है, उसे कितना विश्वास है अपनी दवाई पर, ऐसे ही दवा लेने वाले को कितना विश्वास है उस दवाई अपने पर। डॉक्टर पर, बिल्कुल, कि वो जो देंगे उनसे मैं ठीक हो जाऊंगी। ये फिर वो विश्वास पनपता है। और वो जो कहते हैं ना कि विचारों से वो विश्वास आता है। हाँ। सर एक ऐसा ही विचार पेश किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने साइबर सुरक्षा के लिए। जी हाँ, और 3 चरण में किया, जिसमें विचार का भी एक चरण शामिल बिल्कुल होता शामिल है। है। रुको, सोचो और एक्शन लो। यूं त्वरित कोई मैसेज आ जाए तो उस पर फटाफट उस लिंक को नहीं खोलना है, क्योंकि आजकल सर आप जानते हैं कि जो कहते हैं ना कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं जी। और मुझे ये लगता है कि आज अगर वो लोग भी आपको देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं विचार को विकसित करके उस बुरी राह को छोड़ेंगे, अच्छी राह को थामेंगे। तो साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल अक्टूबर महीने में ये मनाया जाता है। ये एक वैश्विक और राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य लोगों और संगठनों के बीच साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों को आरक्षित करना है। तो देखिए, अपने आप में जिस तरीके से अवेयरनेस की बात हम करते हैं, वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड से बचने का एक ही है मंत्र, जी रुको, सोचो और एक्शन लो। मुझे लगता है ये साइबर सुरक्षा नहीं है, जीवन का मंत्र है। अरे वाह। अगर हम इम्पल्स देखिए, समस्या क्या है आज की तारीख में। और सर एक और खूबसूरत विचार है, हम साथ हर मिलकर साल पढ़ेंगे। अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। वैश्विक और राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य लोगों और संगठनों के बीच साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करना है। तो ये बहुत कमाल है सर। अच्छा सर, अब वापस बातचीत पर आते हैं। सर कहते हैं जैसे जो फेलियर है ये भी एक पड़ाव है, ये भी वो कहते हैं ना कि एक उस चरण का हिस्सा है जहां हम कामयाब होने की बात करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन न जाने कितने ही प्रयास जो है नाकाम हुए, उसके बाद हमने चमकता हुआ वो बल्ब देखा। तो एक वो चरण है, उस चरण को कोई नहीं देखता, रिजल्ट सब देखते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी तैयारी में
किसी की आह और किसी की वाह शामिल नहीं थी। हाँ। लेकिन जब मैं कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया नतमस्तक थी मेरे सामने। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एक इंडिविजुअल अपने ऊपर लेते हैं कि किसी भी चरण में हम हैं, तो फेलियर को कैसे हमें एक्सेप्ट करना होगा? देखिए, जो गीता का सबसे फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु माँ फलेषु कदाचन, कदाचन। बिल्कुल। अगर उसका वास्तव में हम अर्थ समझें तो हमें ये शब्द फेलियर जो है, ये फेलियर शब्द की परिभाषा हमको गलत समझा दी गई है। हमने, हमारा इंटरप्रिटेशन ही हमारी प्रॉब्लम है। ये ऐसा ही है कि एक बहुत व्हाट्सएप का चुटकुला है, पर मुझे लगता है जिंदगी का फलसफा है बहुत बड़ा। जी जी। कि छोटा मच्छर जिंदगी की पहली उड़ान भरने के लिए घर से निकला। मम्मी पापा मच्छर बड़े परेशान थे। वापस आने पर उसने कहा, मम्मी पापा ने पूछा छोटे मच्छर से कि बेटा कैसी रही तेरी पहली उड़ान? तो उसने कहा, अरे आप लोगों को देखना चाहिए था मैं कितना अच्छा उड़ा, हर कोई मेरे लिए ताली बजा रहा था। क्या तो बात ये है। सब कुछ इंटरप्रिटेशन का खेल है। जी। जिंदगी और कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। हाँ। वही प्रेमिका जब आपको पागल कहती है तो आप प्रेम से गद हो जाते हैं। जाते हैं बिल्कुल। वाह। और वही पत्नी अगर आपको पागल कहते हैं तो आप क्रोध से पागल हो सकते हैं। जी, शब्द तो पागल ही था। हाँ। पर आपके जो आपने जिस तरह से उसे ग्रहण किया, आपका जो इंटरप्रिटेशन है, हाँ। यदि हम असफलता शब्द को देखेंगे, जैसे जो कर्मण्येवाधिकारस्ते है वो क्या कह रहा है, उसका भी गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं लोग। वो उसमें ये नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने को मना नहीं कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तेरा इस पर एक लेश भी अधिकार नियंत्रण नहीं है। हाँ, सही बात सो है। आपका अधिकार कर्म पे है, कर्म पर है। और अगर आप कर्म पर फोकस करेंगे तो फेलियर वर्ड है ही नहीं। इट इज लाइक रीचिंग अ डिजायर्ड सक्सेस एंड नॉट रीचिंग द डिजायर्ड सक्सेस। वाह। आपने छलांग मारी तो आप फेलियर कैसे हो गए? अगर आप ओलंपिक में जाकर छलांग लगा रहे हैं तो ओलंपिक तक जाना आपकी सफलता है, और जितनी छलांग आप मार पाए उतनी सफलता तो आपने अर्जित कर दी। क्या बात है। यदि एक चीज ऐसी है संसार में जो कभी व्यर्थ नहीं जाती तो वो कर्म है। आपका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने कर्म किया है तो उस कर्म का कुछ ना कुछ आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी प्रिपरेशन या मेरा एग्जीक्यूशन ये टू द मार्क नहीं था, तो जितना कम मेरी प्रिपरेशन एंड मेरा एग्जीक्यूशन था उतना ही थोड़ा शॉर्ट मेरा रिजल्ट हो जाता है। उस शॉर्ट रिजल्ट को हम लोग फेलियर का नाम दे देते हैं। यदि मैं अपने आप को स्टार्टिंग से इसी तरह ट्रेन करना शुरू करूं कि अगर मेरा रिजल्ट सिर्फ क्या बताता है, मेरा रिजल्ट बताता है तुम्हें हो ना सका जो एतबारे उल्फत अभी तक, मैं समझ गया यकीनन मुझ में अभी कमी है। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो अगर मेरी जो मंजिल है उसको मुझसे प्यार नहीं हुआ, वो मुझसे मिलने नहीं आई, तो इसका मतलब कहीं एग्जीक्यूशन में या प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई। उस छोटी सी कमी को तो मुझे और प्रेरित कर सकती है। हाँ। आप जितने भी साइंटिस्ट देखेंगे, उनका मस्तिष्क इसी तरीके से वायर्ड होता है। हाँ। वो उस कमी को देखकर उस कमी को पूरा करने में लग जाते हैं। और नई और इन्वेंशंस सालों हो जाती लगते हैं। हैं सालों और उस चीज को करके दम लेते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। वो कहते हैं ना, हमारे कर्म हमारे विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। एकदम। हम जैसा सोचेंगे वैसा कर पाएंगे। सर, मैं महिलाओं की बात करूं, क्योंकि बेचारा कई बार ऐसा हो जाता है महिलाओं के साथ, अगर वो हाउसवाइफ है, कुछ नहीं कर रही हैं, तो भी उनके लिए एक बड़ा तनाव। तुम करते क्या हो? एक सेकंड, सॉरी मैं बात काटूंगा। ये मैं सबको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप होम मेकर हैं, तो ये भूल जाइएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप संसार का सबसे बड़ा, भारी और सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को चला रहे हैं आप, जो दुनिया में, जमाने में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो धुरी है परिवार की, जिसके चारों तरफ वो परिवार पनप रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो जो सुनना पड़ता है, तुम करती क्या हो, उनके तनाव का जो एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा और दूसरी तरफ दो सवाल एक साथ में मिक्स कर रही हूँ ताकि हमें ज्यादा जानकारी मिले। वो औरत जो सारे काम कर रही है, वो घर बच्चों को भी संभाल रही है, पति को संभाल रही है,
अपने पेरेंट्स को देख रही है, बावजूद उसके बाहर फील्ड में भी काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव भी है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी है, ऐसे में कैसे संतुलन रहे दोनों परिवारों के बारे में? बहुत बड़ा सवाल है सर ये। मेरे पास कम से कम अब तक 100 से अधिक इस तरह की प्रोफेशनल जो फीमेल्स हैं उनकी काउंसलिंग है, जिनको लगातार सोसाइटी ये गिल्ट, अपराध बोध पैदा कराती रहती है, टॉर्चर करती है एक तरीके कि से। तुम अगर माँ, तुम अच्छी माँ नहीं हो। इस तरह के डायलॉग उन्हें बहुत सुनने को मिलते हैं। तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, तुम अच्छी बहू नहीं हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। सबसे पहले तो मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप माँ हैं तो आप अच्छी के अलावा कुछ हो ही नहीं हो सकते। ही नहीं वाह, सकते। क्या वाह। बात है, वाह क्योंकि माँ शब्द अपने आप में परिभाषित है कि आप अच्छे हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। क्योंकि एक माँ, अगर एक स्त्री का सबसे मुश्किल कोई इम्तिहान है तो वो माँ होना है। तो जो सबसे आप हमको सबसे कम करता भी दिखाई देगी माँ, तो भी वो अपनी बेसिक सारी ड्यूटीज को 100% निभाती है। 100%। क्योंकि एक माँ होने के नाते आपकी बेसिक, आपकी जिम्मेदारियां, पहले इस शब्द जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आपको जो समाज कह रहा है, प्लीज उसे इमोशनल मैनिपुलेशन कह के या नियंत्रण करने का तरीका कह के एकदम नाकार दीजिए। आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वो आप बहुत अच्छे से रखते हैं। मुझे कोई माँ नहीं दिखी जो बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हो। आपकी दूसरी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे के भोजन का ध्यान रखें। वो आप बहुत अच्छे से रखते हैं। आपकी तीसरी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे के बेसिक विकास का ध्यान रखें। वो आप बहुत अच्छे से रखते हैं। और आपकी चौथी और आखिरी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को सही और गलत पहचानने की ताकत पैदा करें। सही और गलत बताना महत्वपूर्ण नहीं है, सही और गलत पहचानने की, उसकी एक सोच का निर्माण करें। उसे सक्षम बनाना है, सक्षम बनाएं। वाह। और मुझे लगता है, मुझे आज तक एक भी माँ ऐसी नहीं मिली जो ये 4 काम नहीं करती। और मेरी जीजी की आंखें डबडबा रही है। देखिए जीजी, बड़ा दिल खुश हो जाएगा जब मुनव्वर राणा साहब का कहा वो शेर एक बार मैं फिर से पढ़ दूंगा इस मंच पे, कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, बुलंदी का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माँ ने जब गोद में उठाया तब जाके आसमान छुआ। क्या बात है। उन्हीं का एक और शेर सुनिए जी। मेरे सारे अपराधों को धो देती है माँ जब बहुत गुस्से में होती तो है रो देती है। तो हमारी जीजी के जो दो प्यारे अगर प्यारे आप अनुमति नौनियाल दें तो इसी का दूसरा हिस्सा मैं जी। कवर करना चाहूंगा जी, इसी जी, बात जी। का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधी आबादी पे पूरी तरह लागू होती है। हाँ, जो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं हाँ, तो भी एक चीज याद रखिएगा, आप एक गलती प्लीज मत करिए, क्योंकि आपका संपूर्ण व्यक्तित्व इस एक गलती के कारण संसार के हाथ में चला जाता है। आप अपने विकास को मत रोकिए। कई बार क्या है कि आप जो जीवन है, एक गृहिणी का जीवन है, वो उस किचन के अंदर, उस रसोई में कैद हो जाता है। पर आप उस रसोई में कैद होने पर अगर अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर देंगी तो अचानक जमाना आपसे बहुत आगे चला जाएगा और आपके ही बच्चे कल को आपसे शेयर करने लायक कुछ चीजें पाएंगे ही नहीं। और फिर वो है तो उनकी गलती, वो आपको जज करने लगेंगे। फिर वही दुनिया आपको जज करने लगेगी जिस दुनिया के लिए आपने अपने आप को उस रसोई में कैद कर लिया था। बिल्कुल। पूरी तरह तो से आप घर के समर्पित भी रहे। पर्दे, बिल्कुल। हाँ। घर का फर्नीचर और घर के काम, इनके अलावा एक आधा घंटा प्लीज अपने लिए जरूर निकालिए। वो आधा घंटा होना चाहिए जिसमें आप अपने स्वांतः सुखाए कुछ करते हो। और ऐसा ही एक आधा घंटा और निकालिए जिसमें आप अपना अपग्रेडेशन कर रहे हो, ताकि आप दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकें। और उसके बाद फिर गर्व से कहिएगा कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं हष्ट पुष्ट शरीर, ये सिर्फ मेरे कारण है। वाह 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 वाह। अच्छा सर, बिल्कुल ये सही है। बड़ा ही आपका अंदाज, जो हमारा अलबेलो राजस्थान है ना, आपका अंदाज भी बड़ा ही अलबेला अलबेला है। वो कभी कुछ शायरियाँ निकल के आती हैं और आप काफ़ी शौक भी रखते हैं आप शायरियों का। लेकिन बहरहाल सर, घड़ियाल बाबू जो है बार बार इशारा कर रहे हैं कि अब इस मुलाकात पे थोड़ा सा अल्पविराम लगाना है। हाँ। सर, एक अलबेलो अंदाज जो हम रैपिड फायर खेलते हैं हमारे मेहमानों, हमारे पाहुणों के साथ, तो सर क्या इजाज़त है? प्लीज हो जाए एक बार एकदम। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और
सुबह की शुरुआत, जो कहते हैं ना कि जीवन की शुरुआत होती है, वैसे सुबह की शुरुआत, तो सुबह की शुरुआत किस चीज़ से करते हैं? मेडिटेशन, मोटिवेशन या मोबाइल? मेडिटेशन। वाह, वाह, तीनों एम है। तीनों एम है। अच्छा डॉक्टर नितिन, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, काउंसलर नहीं होते, तो क्या होते हैं? बुरा काउंसलर, बुरा मोटिवेशनल। पर होते ही होते कभी- होते होते यही क्या बात है। एक ऐसी किताब जिसने आपकी सोच बदल दी। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्ति, हाँ। जे कृष्णमूर्ति। आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट? क्षमा चाहूंगा, मेरा खुद का ही है। हाँ। वो है, जिंदगी को प्रयास से जिए, जिंदगी को रिजल्ट से ना जिए। लिव लाइफ बाय एफर्ट, नॉट बाय रिजल्ट। वाह, ये जिंदगी बड़ी खास है। हाँ। बस साथ में रखना छोटा सा प्रयास है, ये हाँ। प्रयास होना एकदम। चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ सर, अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर हम डिक्लेयर करना चाहें तो वो क्या है? जब मैंने काउंसलिंग का कोर्स करना आरंभ किया तो उसमें एक लाइन पढ़ी, अ काउंसलर हैज टू बी नॉन जजमेंटल। वाह, और उसने मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ किया। मैंने 4 साल के लिए जो मैं जीवन जी रहा था उससे विराम लिया, ऋषिकेश गया और अपने आप को अध्ययन करना आरंभ किया। वो 4 साल मुझे लगता है मेरी सारी एजुकेशन एक तरफ, और वो 4 साल उससे कहीं स्पिरिचुअलिटी आगे। से जो मुलाकात हुई। वाह जी वाह जी। वाह वाह। एक वो आदत, एक ऐसी कौन सी हैबिट जो हर यूथ को अपनानी चाहिए, हर युवा को अपनानी चाहिए? हर युवा को अपने अंदर अनुशासन की आदत लानी वाह, चाहिए। वाह। और जब मैं अनुशासन कह रहा हूं तो अनुशासन का मतलब है जो आपके स्वभाव से आए। और स्वभाव को समझिएगा, स्वभाव का मतलब स्व इति भावः, वाह। जो स्वयं बिना एफर्ट के आए उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव कहते हैं, क्या बात आपके है। स्वभाव में अनुशासन आना तो चाहिए। जीजी ने तो पूछ ली एक आदत जिसे अपनाना चाहिए, मैं पूछूंगा एक आदत जिसे छोड़ देना चाहिए। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव सोचना या बोलना। हाँ। अच्छा, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, कई होती हैं और बड़ा प्राउड फील करती हैं, कोई एक संदेश शॉर्ट में जॉइंट फैमिलीज के लिए, जॉइंट फैमिलीज के लिए? यदि आप जॉइंट फैमिलीज का बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहें तो जॉइंट फैमिली का बेस्ट एग्जाम्पल है शिव परिवार। तो आप जब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो शिव परिवार में आप देखेंगे गणेश जी मूषक के ऊपर बैठे हैं और शिव जी के गले में सांप है, पर तब भी वो एक दूसरे को नुकसान नहीं नहीं पहुंचा। वाह पहुंचाते। वाह वाह। कार्तिकेय मोर पर हैं, मोर का और भोजन वैसे है आप सांप, बिल्कुल सांप, बिल्कुल और सांप का भोजन है चूहा। चूहा। और साथ में एक नंदी भी हैं। हाँ। पर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हाँ। तो जब आप संयुक्त परिवार में हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। पर यह सौभाग्य केवल तभी तक बना रहेगा जब तक आप दिल को बड़ा रख सकते हो। हाँ। वाह। जब आप छोटे छोटे लालचों पे आने लगेंगे तो हाँ। फिर वो गलत, वो सुरेंद्र शर्मा जी की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि कौन कहता है दीवारों, घरों में दीवारें होती हैं, हाँ। दिल में दीवारें होती हैं, तभी घरों में दीवारें जब नहीं तब होती। दीवारें एक्चुअली सर, खड़ी क्या होती है। बहुत सुंदर सुविचार बात आपने कही है, पेश किया बिल्कुल। कि परिवार को अगर एक रखना हो तो शिव परिवार की जो आप महिमा की भी बात करें और शिव पार्वती जी की जोड़ी, आहा, इनका तो कहना ही क्या। कहना ही। तो आइए और आपसे भी विदा लेते हैं। Thank आपका you so बहुत-बहुत much, आप धन्यवाद आए। हम देना बिल्कुल। चाहेंगे और तमाम दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे, अगले अंक पे फिर करेंगे आपसे मुलाकात।